Hello and welcome students once again in a new video। तो आज हम लेकर आए हैं हमारा सेकेंड बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑब्वियसली सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाला है, क्योंकि लगातार मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे बच्चों का कि सर प्लीज़ जो सेकेंड जो बुक है हमारा उसके अबाउट में आप कुछ एक्सप्लेनेशन कीजिए अबाउट क्वेश्चंस एंड जो भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो रिलेटेड है उसको। तो मैं अकॉर्डिंग आपको हेल्प करने के लिए फिर से आ चुका हूँ और आई होप कि आप लोग का तैयारी बहुत ही शानदार हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है यू गाइज विल स्कोर अ गुड मार्क्स इन इंग्लिश बिकॉज आई नो यू गाइज आर डूइंग हार्ड वर्क। सो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक्स। आज का टॉपिक्स होने वाला है subjective and objective from the second book story of English। और बिल्कुल लगातार लगे रहे, मेहनत करते रहे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है। आपको अगर कामयाब होना है तो जी जान तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। कहते ना कि त्याग तो करना ही पड़ेगा, या तो नींद का या फिर सपनों का, है नी। तो बस कुछ दिनों का और जंग है, लगे रहे, बने रहे और बिल्कुल एक अच्छा मार्क्स स्कोर करें आप लोग, है ना। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन, राइट। तो जो हमारा सेकेंड बुक है टोटली हमारा इंग्लिश के ऊपर ही बेस्ड है कि इंग्लिश का जो पार्ट्स है, ओल्ड इंग्लिश, उसके बाद मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, ये सब कैसे ओरिजिन हुआ, यही सब चीज से ही रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे मोस्टली, राइट, जो कि हम खुद के नॉलेज बेस पे भी हम आंसर दे सकते हैं बहुत सारा चीजों का, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, क्या लैटिन, क्या ग्रीक, क्या पर्शियन, या आपको क्या लगता है? बिकॉज मैंने क्लास में भी ये चीज को बता रखा है कि ये जो लैंग्वेजेस जो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं ये सब बहुत पुराने लैंग्वेजेस हैं। बहुत पुराने लैंग्वेजेस मतलब समझ में आ रही है आपको? ये सब बहुत ही एंशियंट लैंग्वेज में आता है। तो क्या यंगर है? इंग्लिश बहुत ही छोटा इन लैंग्वेजेस से, तो हम सिंपली क्या लगा देंगे? ऑल द थ्री। ऑल द थ्री मतलब तीनों से भी छोटा है इंग्लिश। कौन? इंग्लिश मतलब छोटा भाई, ये सब बड़े भाई हैं इनके, ठीक है। अब चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। द एंग्लो सेक्शन इन्वेटेड इंग्लिश इन द, वे जो एंग्लो सेक्शंस थे ये इंग्लिश को किस सेंचुरी में इन्वेंट किए थे, लाइक इसका डिस्कवर किए थे, खोज किए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 का 5th सेंचुरी, है ना। अब मोस्टली इसमें कंफ्यूजन रहता है, कहीं पे 5th लिखता है, कहीं पे 6th लिखता है, तो आप यहाँ पे 5th सेंचुरी ही टिक कीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा, देखो। ऑल्ड इंग्लिश कवर्स, अब देखो लगातार हर एक चीज का एक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि कितना साल से कितना साल तक, उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आए, ये सब चीजें उसमें एक्सप्लेन किया रहता है, ठीक है। तो जो हमारा ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो हो जाएगा वो सिंपली आप देख सकते हो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, AD 9442 टू 1066। ये हो गया हमारा ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, राइट। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है, हमेशा इसको याद रखिएगा, बीवीआई क्वेश्चन के सवाल आते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन मैं देख रहा हूं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, देख सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश कवर्स, सॉरी ये तो अभी मैंने किया। 4 नंबर में मिडिल इंग्लिश कवर्स, जो मिडिल इंग्लिश जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो कवर्स करता है किसको, किस मतलब टाइम पीरियड्स को। तो सिंपली आप देख सकते हो, आप अगर ज्यादातर ये हो जा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा कितना? 1150 टू 1500, है ना। क्योंकि देखो 1500 ये किस में आ जाता है? मिडिल इंग्लिश, और उसके बाद जो अभी जो पीरियड वर्तमान में चल रहा है ये सब मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में जाएगा, ठीक है। देखो हर जगह पे थोड़ा कुछ इधर उधर रहते हैं, लेकिन आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, है ना। आपको सही पीरियड ऑफ टाइम देख लेना है। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड, राइट। अब इंग्लैंड में जो प्रिंटिंग प्रेस वो कब इन्वेंटेड किया गया था?
तो प्रिंटिंग प्रेस जो हुआ था इन्वेंटेड कब हुआ था? 1476 में। ये प्रिंटिंग प्रेस का जो देखो, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, और जिसकी वजह से जितनी भी मशीनरीज जो सबसे पहले बने थे किधर? इंग्लैंड में थी। जो प्रिंटिंग प्रेस जो आज हम लोग यूज करते हैं ना, जो उस जमाने में एंशियंट टाइम में कब हुआ था? 1476। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, अभी जो मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत, अब देखो इसका एंड जब यहाँ से हुआ तो शुरुआत तो इसके बाद से ही होगा ना, तो हम सिंपली क्या लेंगे? सी नंबर, ठीक है। 6 का क्या लेंगे हम लोग? सी नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे हम लोग, सॉरी 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ओके, डैश इज द विंडो टू द वर्ल्ड, है ना, मतलब क्या है? जैसे खिड़की, इसको बोलेंगे कि विश्व के लिए कौन सा खिड़की है। अब सिंपली देखो, आप देख सकते हो ना वर्ल्ड वाइड, है ना, कि किस लैंग्वेज को हम कनेक्ट कर सकते हैं, किस लैंग्वेज से हम पूरा वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हिंदी, तो मान लो हम भारत में हिंदी बोल रहे हैं, बाहर कहाँ पे बोलेंगे? उर्दू भी सेम है, उसके बाद चाइनीज भी सेम है कि एक ही जगह पर्टिकुलर प्लेस में बोला जाता है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, ये सब में जाके फिट हो जाता है। जैसे कि आलू की सब्जी आप समझ लीजिए ना, हर एक सब्जी के साथ जाके फिट हो जाता है ना, आलू जो होता है, आलू कहीं भी जाके फिट हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो इंग्लिश है वो जाके कहीं भी फिट हो जाता है, किसी भी कंट्री में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो सिंपली। 8 नंबर क्वेश्चन लेंगे, द गीतांजलि हैज बीन रिटेन बाय, अभी जो गीतांजलि जो है, ये जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सिंपल, ये हमारे कंट्री के कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। ये जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। ये पूरा 8 ऑब्जेक्टिव मैंने ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। So now it's time to take some subjective questions, राइट। जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे टारगेट किया है जो लगातार 3, 4, 5 सालों में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो हाईली चांसेस है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ इंग्लिश, आज इस क्लास में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और आई होप कि जो भी डर बना हुआ है आपके अंदर जो इंग्लिश का, वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश को लेके, ठीक है। तो चलिएगा, ध्यान देंगे, पूरा एक्सप्लेनेशंस के साथ हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइटल दे रखा है वीवीआई, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि लगातार बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और यहाँ पे मैंने ईयर्स का भी जिक्र किया है, 19, 16, 15, 11, 10, 9, लगातार आप देख सकते हो कि 5-6 सालों में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो चलेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, राइट। क्या है यहाँ पे? फिर से क्वेश्चन देखें, राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी का क्या भविष्य है हमारे भारत देश में? तो क्या भविष्य है, आप इतना ही क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे कि आंसर आपको कैसे लिखना है। क्योंकि जैसे हम लोग पहले पढ़े, इंग्लिश का एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ना ही सिर्फ भारत, विश्व के हर एक देशों में इसका फ्यूचर क्या है? डे बाय डे क्या होगा? ये ग्रोथ ही करता जाएगा, ऑब्वियसली ग्रोथ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो भी चीजें, अब देखेंगे यहाँ पे हम आंसर देखते हैं क्यों करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर, दिस इज द एज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट, राइट, इकोनॉमी। तो अभी दिस इज द एज कहने का मतलब है वर्तमान का जो समय है, जो दिन चल रहा है, वो किस चीज का चल रहा है? साइंस का, विज्ञान का चल रहा है, टेक्नोलॉजी का चल रहा है, राइट। उसके बाद ग्लोबल मार्केट, है ना, ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी मतलब विश्व व्यापार का जो संगठन है उसका चल रहा है, राइट। कि एक देश दूसरे देश के साथ कनेक्ट कर रही है, यहाँ का सामान वहां, वहां का सामान यहाँ आ रहा है। साइंटिस्ट जो होंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी, आज हम एप्पल का फोन यूज करते हैं, टैब यूज करते हैं, जितने भी एचपी, ये सब जो लैपटॉप वगैरह सब जितने मोबाइल कहाँ का है? सब विदेश का है, लेकिन सबका लैंग्वेज क्या है? कॉमन, इंग्लिश। The working knowledge of English is very importance for India in this age. अब working knowledge बोला गया है, यानी कि काम के स्तर पर। अब जैसे सिंपल सिर्फ काम के स्तर पे मैं बात करूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाए, अगर उनको इंग्लिश ना आए तो कैसे वो कनेक्ट करेंगे लोगों से, राइट।
यहाँ पे जैसे विदेश के कोई अगर यहाँ पे आते हैं तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो इंग्लिश इज द ओनली वे बाय विच दे कैन कनेक्ट ईच अदर, राइट? अब जैसे मैंने इससे पहले हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो क्या था, मैं अब फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था, डैश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, है ना? अब समझ में आया यहाँ पे विंडो क्यों कहा गया है, कि इसको इंग्लिश को ही कंपेयर किया गया है कि एज अ विंडो। क्यों? क्योंकि ये जोड़ता है दे कंट्री टू कंट्री, जोड़ता है लोगों को, और वहां पे जो भी चीजें, जो व्यापार हो, रिलेशन हो, वहां पे बिल्ड होता है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, वेरी सिंपल। आप जितने भी वेबसाइट है, अभी जो आप फोन यूज कर रहे हो वर्तमान में, जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इस सब का लैंग्वेज क्या है? सिंपली इंग्लिश ही है। विदाउट इट्स नॉलेज इंडिया कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। अगर हम इंग्लिश को नकारते हैं या इसके वर्तमान जो क्रेज है इसको नकारते हैं, तो हमारा जो देश है बिल्कुल उन्नत नहीं होगा। इंग्लिश हैज फ्यूचर इन कंट्री आल्सो, इन दिस कंट्री ऑल्सो, बिकॉज इंडिया इज इकोनॉमिकली राइजिंग कंट्री। और लगातार जो हमारा भारत है क्या हो रहा है? इकोनॉमिकली, मतलब ये इकोनॉमिकली ये लगातार जो है जीडीपी के स्तर पर ये या किसी स्तर पे हो, हमेशा ये बढ़ते जा रहा है अर्थशास्त्र के स्तर पे। ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंशंस एंड द डिस्कवरीज आर फाउंड इन इंग्लिश। अब जितने भी साइंटिफिक जो डिस्कवरीज होते हैं वो किस पर होते हैं? इंग्लिश के बेस पे ही होते हैं। सो द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इज ब्राइट। देखो यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है क्या? ब्राइट है। किसका? इंग्लिश का फ्यूचर भारत में ब्राइट है। और आपका भी फ्यूचर ब्राइट है अगर आप इंग्लिश सीखते हो बढ़िया से। नहीं सीखते हो तो आपको पता ही है, आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हो, या जो भाई है, जो बहन है जो पढ़ रही है बोर्ड में, उनको पता होगा कि इंग्लिश ना सीखने की वजह से उनको कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कितना क्रिटिसाइज किया जाता है उनको, और कितना प्रॉब्लम्स होता है फर्दर स्टडी में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन लेंगे हम लोग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस भी मैंने क्यों उठाया देख सकते हो आप। 21, 20, 19, 17, 14, 13, 12, इन सब ईयर्स में लगातार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, और रिपीटेड है इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, राइट? अगर ये क्वेश्चन आता है वहां पे तो आप कैसे लिखोगे ये मैंने यहाँ पे समझा रखा है। अब पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। किस चीज पे लिखना है? इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, जो ये इंग्लिश है ये जो विश्व स्तर का भाषा है, और ग्लोबल लैंग्वेज ये विश्व स्तर का जो ये भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, भाषा, ये मतलब इसके ऊपर आपको लिखना है कि कैसे है, क्यों है, किस लिए है, रीजन बिहाइंड, तो अभी हम लोग इसको लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशंस। द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश, है कि नहीं? विश्व स्तर पे आज सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो भाषा जो लगातार ग्रोथ किए जा रहा है क्या है? तो सिंपल इंग्लिश ही है। देयर इज हार्डली एनी कंट्री वेयर इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट। अब बोला क्या जा रहा है कि कुछ ही देश है, शायद कुछ ही देश है जो बचे होंगे जहां पे जो अंग्रेजी जो भाषा है वो नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ द साइंस, इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। अब जितने भी हम स्ट्रीम्स लेते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जितने भी, ये उसका भाषा है। कौन? इंग्लिश का बात किया जा रहा है जी। इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। देखिए इतना बड़ा लाइन यहाँ पे लिख दिया गया है कि देखिए बिना अंग्रेजी के आज के वर्तमान समय में कोई भी कंट्री जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। अब इससे ऊपर क्वेश्चन में पढ़े थे कैसे, क्योंकि ग्लोबल रूप से कनेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री को इंग्लिश कंपलसरी आना ही पड़ेगा। द यूनाइटेड स्टेट हैज इंग्लिश एज इट अ मेन लैंग्वेज। यूनाइटेड स्टेट मतलब क्या? अमेरिका का बात किया जा रहा है कि इसका जो भाषा है, मुख्य जो भाषा क्या है, वो इंग्लिश ही है। In the European countries like Russia, France, and German, etc., and these all European countries have what? Same language. What? English. The language is spoken by large numbers of people. अब सही बात है कि यार ये जो लैंग्वेज है, हम खुद देखते हैं ना, अपने बैंक्स में जाते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, जहां भी जाते हैं क्या है, इंग्लिश में ही सब कुछ आता है। और ये बोल रहा है कि okay, now it's a time for our third questions. This question is also very important. And what is this?
देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ नेम फॉर कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ये देखिए 2022 में आया हुआ है और ये 20 में आया हुआ है। तो आपको तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप इसको समझ ही गए कि 4 कंट्रीज का नाम बताना है कि जहां पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है कि उस एक तो उस कंट्री का अपना लैंग्वेज, जैसे हम लोग का इंडिया का है तो हिंदी हो गया ना, और सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश हमारा सेकेंड लैंग्वेज में आ जाएगा। ठीक है, और चलिए आंसर देखते हैं। The 4 countries where English is used as a second language are, तो क्या क्या है, India, Singapore, Malaysia and Nigeria. These are the countries where English is used as a second language, right? There are some countries where English is used as a second language. मैंने और भी countries का नाम यहाँ पे दे दिया है, तो आप देख सकते हो क्या है वो countries। नामीबिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, Tanzania, Denmark, Germany, the Netherlands, and the Botswana, etc. These are the country where English is used as a second language, right? Now we will move to the 4 questions, and here is our 4 questions. Number 1 and number 4. Describe in short the difficulty faced by Indians in learning English. कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हो। सिंपली क्या डिफिकल्टीज मतलब क्या क्या कठिनाई झेलना पड़ता है, किसको, हम इंडियंस को, while learning English. Okay, now we will see. अब बेसिकली है तो है ही, आप लोग रिलेट कर सकते हैं इस बात को कि बहुत ही प्रॉब्लम होता है ना सीखने के लिए, है ना। तो चलेंगे, इंडियंस फेस मेनी डिफिकल्टीज रिलेटेड टू द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, है ना। करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स मतलब प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होगा, और कौन सा वर्ड्स किधर में यूज करना होगा, रूल्स ऑफ ग्रामर्स, है ना। आप रिलेट कर सकते हो इस बात से, है ना, कब कहाँ कैसे क्या रूल्स लगता है ग्रामर्स का, आप कंफ्यूज हो जाते हो ना। इंग्लिश इन्वायरमेंट, और ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि इन्वायरमेंट नहीं हमारे पास, राइट। आप देखो घर का हमारा पड़ोसी या आपके पड़ोसी, ये सब क्या, सब भोजपुरी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश तो गलती से सुनने को भी नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है इंग्लिश ना सीखने। गाइडलाइंस, राइट, हम लोग को अच्छा गाइडलाइंस नहीं मिलता है कि हाँ कैसे इसको करना पड़ता है। दे हैव अ लेक ऑफ वर्ड्स एंड नो गुड प्रोनाउंसिएशंस। एक तो शब्दों की कमी, और दूसरा क्या है, उच्चारण सही नहीं करना, ये भी इसका सबसे बड़ा रीजन है। तो ये डिफिकल्टीज बोला है ना, तो इसलिए मैंने डिफिकल्टीज यहाँ पे रखा है। ठीक है, क्या क्या है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, रूल्स ऑफ ग्रामर्स, इंग्लिश एनवायरनमेंट एंड गाइडलाइंस, लेक ऑफ गाइडलाइंस, राइट। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे लेंगे। 5 इज वेरी सिंपल। व्हाट इज ड्रामा, ओके, एंड व्हाट आर ड्रामेटिक एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ ड्रामा। ये भी लास्ट ईयर 2022 में और 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको ले रखा है यहाँ पे। तो देखेंगे ड्रामा क्या होता है। ड्रामा इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स थिंग्स डन, राइट। तो ये ड्रामा जो है ग्रीक वर्ड है, जहां पे इसका मतलब होता है कि काम हो चुका है या हो गया है। एज एक्टिंग, कैसा काम, कैसा हुआ, एज एक्टिंग, अभिनय के माध्यम से। ड्रामा एंड प्ले आर सिनोनिम्स, बट द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले इन आवर कंट्री। तो ये जो सिनोनिम्स मतलब आप पहले भी बता रखा, पर्यायवाची। तो ये ड्रामा और प्ले दोनों एक ही चीज है, लेकिन हमारे कंट्री में दोनों का अलग अलग मतलब होता है। ड्रामा का अलग सेंस है और प्ले का अलग सेंस है। ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर, इसके जो एलिमेंट्स तत्व क्या क्या है, तो प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, गेस्चर, म्यूजिक एंड सोलियोगी, राइट। तो एक ड्रामा जो होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, एक जगह चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, उसमें ड्रामा में परफॉर्म लेने वाले लोग चाहिए, गेस्चर, उनका गेटअप उनका होना चाहिए, किस प्रकार का कौन सा ड्रेसिंग सेंस होता है, म्यूजिक होना चाहिए, उसके बाद सोलियोगी होना चाहिए, मतलब उस माहौल होना चाहिए, उसे माहौल बनाना पड़ता है, तब जाके एक ड्रामा परफॉर्म होता है ना। आप देखते हो ना सीरियल्स वगैरह, सास बहू साजिश, जिसमें क्या होता है कि सब अपना कैरेक्टर निभाते हैं। अब सास है तो सास बहू तो नहीं बन सकती, और बहू सास तो नहीं बन सकती, वहां पे सबको एक प्रॉपर वेज में, मतलब रियल लाइफ से उसको कनेक्ट किया जाता है, राइट। नेम एनी 5 इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। ये क्वेश्चन लगातार 18, 15,
13 और 12 में आया हुआ है। ड्रामेटिक्स बहुत ही है ना फेमस पर्सन्स जो भी है उनका नाम हम यहाँ पे लेंगे। दीज आर द नेम्स ऑफ 5 ड्रामेटिक्स। विलियम शेक्सपियर, राइट, इनके बारे में हम लोग पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ये बहुत ही नामी व्यक्ति थे, तो ये ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, जीबी शॉ, टी.एस. एलियट एंड सैमुअल्स बेकेट एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, वन ऑफ आवर इंडियन पर्सन्स whose name is what, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ना गीतांजलि का रचना इन्होंने ही कर रखा था, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में। ओके, राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। राइट, द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश एंड ऑल इंग्लिश, यहाँ पे हम लोग दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो नॉर्थन, साउथन, कैंथिस्ट, East Midland and West Midland. These are the which Middle English dialects, and here are some Old English dialects. All English dialects is Northumbrians, West Saxon, and Canthist and Americans. These are the Old English dialects, and these are the what Middle English dialects. Don't be confused, okay? So our 9 number question is here. The question क्या है हमारा, Why were the Indians quick learners of English? तो जो भारतीय होते हैं वो अंग्रेजी इतना तेजी से कैसे मतलब सीख पाते हैं, कैसे सीखते हैं, ठीक है। The Indians are quick learners of English because they belong to Indo-European family. In India, they are independents of English for officials. Dependence on English for officials and commercial work and global relationships. तो जैसे कि हमें पता है कि जो हम अंग्रेज यहाँ पे आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो जो अंग्रेजी जो छोड़ के गए हुए हैं ऑफिस के लिए, है ना, उसके बाद कॉमर्शियल वर्क के लिए, इन सब चीज़ों में लगातार हम लोग एक लंबे समय से इंग्लिश के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं हम इंग्लिश को बेहतर समझ भी पाते हैं, भले बोल ना पाए वो अलग बात है कि नहीं। तो ये दिस आर द वेज कि इसके तरीके इंडियन क्या होते हैं, क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10 और ये लास्ट ही क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश? सिंपल है, इस क्वेश्चन को लेंगे। जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट थे, जो फ्रेंच जो इंग्लिश इंग्लैंड में जाके जो कब्जा करा था उन्होंने आक्रमण करने के पश्चात, तो कैसे इम्पैक्ट करा था वो इंग्लिश पर। एज वी नो देयर वाज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकेबुलरीज ऑफ इंग्लिश। ये जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का बहुत ही गहरा असर पड़ा था किस पे, शब्दों पर, किसके, इंग्लिश के। इट्स रिजल्ट वाज आल्सो सीन्स because the influence of French of English language was clear, with many French words replacing Indian vocabularies. The word stock was influenced and the items grammar were also affected in the Middle English, right? तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्या हुआ था, जो फ्रेंचियों ने यानी फ्रांस वासियों ने इंग्लैंड पे जब कब्जा किया था, तो वो नहीं चाहते थे कि इंग्लिश यहाँ का जो फर्स्ट लैंग्वेज हो, वो चाहते थे हमारा फ्रेंच लैंग्वेज ही हो। तो इसलिए उन्होंने वहां पे चेंजेस लाना शुरू कर दिया था, किस पर, इंग्लिश को लेके। वहां पे बहुत सारा वर्ड्स चेंज कर दिया, बहुत जगहों पे इंग्लिश बोलना प्रतिबंध लगाया। तो इसीलिए बोला गया कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ा था उस समय के समय, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे हमने 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिया है और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिया है, जो कि पिछले साल से रिपीटेड क्वेश्चन है, और लगातार आप इसको वीवीआईज में रख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए और पहले से आप स्मार्ट हो ही आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या ये वीडियो हेल्पफुल अगर हुआ है तो बिल्कुल कमेंट में करें हेल्पफुल। कमेंट में आपको लिखना है दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, ताकि मुझे पता चले कि आप बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हो। और लगे रहो यार, अब तो इतना समय हो चुका है और अब कुछ दिनों का ही बात है, उसके बाद जब कहते ना कि मतलब तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो बिल्कुल आपकी सफलता शोर मचाएगी चारों तरफ, और लोगों को आप साबित कीजिएगा कि देखो मुझ में भी है दम। चलिए यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और कमेंट करना ना भूले, लाइक शेयर। बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं,
दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। थैंक यू सो मच।